आज हम पढ़ेंगे धारिता। धारिता में देखते हैं चालक और अचालक क्या होता है, मतलब कुचालक। चालक और वैद्युतरोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब चालक क्या होता है? चालक जिस वस्तु पर आवेश का अधिकतम मात्रा हो। जैसे कोई वस्तु है, चालक में ऐसा वस्तु जिसपे जिसपे आवेश का अधिकतम मात्रा पाया जाए, जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, जिसमें आवेश का अधिकतम मात्रा पाया जाए तथा उसमें जो वैद्युत धारा हो, धारा आसानी से प्रवाहित हो। उसे हम चालक कहते हैं। जैसे कंडक्टर है, ये चालक। कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर, मतलब ऐसा चालक या ऐसा वस्तु जिसपे आवेश की मात्रा अधिकतम हो तथा उसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? चालक। जैसे इसमें ऐसा कौन सा कंडक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा धारा प्रवाहित या जिसपे सबसे ज्यादा आवेश हो? तो वो होता है चांदी। चांदी में जो आवेश होता है या फिर वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने की जो क्षमता है, सबसे ज्यादा चांदी में पाया जाता है। इसके बाद होता है तांबा, एल्युमिनियम, सब इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो चालक में आवेश का अधिकतम मात्रा होती है, ऐसा वस्तु जिसपे आवेश का अधिकतम मात्रा हो तथा उसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो। धारा प्रवाहित हो या आसानी से प्रवाहित हो, तो इस प्रकार के वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर, इस तरह से कई चीज होते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी, वैद्युत रोधी, इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर। अभी क्या हो जाएगा? वैद्युत रोधी में क्या होता है? जिसमें आवेश की मात्रा बहुत कम हो, जिसमें आवेश की मात्रा बहुत कम हो, जिसमें आवेश की मात्रा बहुत कम हो। जब आवेश की मात्रा ही नहीं रहेगा तो उसमें धारा की प्रवाहित नहीं होगी, धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। देखो, अब चालक क्या था हमारा? जिसमें धारा की अधिकतम मात्रा थी, उसमें आवेश की अधिकतम मात्रा थी और धारा आसानी से प्रवाहित हो रहा था। और उसी तरह से वैद्युत रोधी, इंसुलेटर, जिसको हम कुचालक भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है? धारा की मात्रा बहुत कम होती है, आवेश की मात्रा बहुत कम होती है, धारा की प्रवाह नहीं होती है, धारा की प्रवाह हो ही नहीं करती है। तो जैसे इसमें हो गया कांच। कांच हो गया, हा? कांच पे आवेश प्रवाहित नहीं होता है। रबड़ हो गया, कांच, रबड़, इस तरह से कई सारे हैं। जैसे सूखी लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी हो गई। तो इस तरह के वस्तुओं पे आवेश प्रवाहित नहीं होता। आवेश नहीं होता है तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगा। जिस वस्तु पर आवेश की मात्रा बहुत कम हो और धारा प्रवाहित ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रोधी, इंसुलेटर, कुचालक या परावैद्युत। परावैद्युत। फिर चालक क्या होता है? जिसपे आवेश की मात्रा अधिक हो। अब जब आवेश की मात्रा अधिक रहेगी, उसमें धारा आसानी से प्रवाहित होगी। जैसे किस किस ऐसे कौन कौन सी वस्तु होती? जैसे चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर, इस तरह से कई सारी वस्तुएं होती हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया और ये चालक की डिफिनेशन हो गया। ये वैद्युत रोधी में आवेश की मात्रा बहुत कम होती है तथा उसमें धारा की प्रवाहित नहीं की जाती है, तो उसे हम उसे वैद्युत रोधी, इंसुलेटर या फिर परावैद्युतांक भी बोलते हैं, परावैद्युत भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चालक और कुचालक।
अब इसके आगे हम पढ़ेंगे परावैद्युत, जिसे अब इसको वैद्युत रोधी को परावैद्युत भी बोलते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य, इसके पहले देखेंगे भंजन क्या होता है। भंजक, अब हम देखेंगे भंजक क्या होता है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। तो इसके पहले समझना पड़ेगा भंजक होता क्या है, भंजक को कैसे समझेंगे। जैसे मानते हैं कि जैसे हम कोई बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा होने के बाद ब्रेक फेल हो गया। इसकी इंग्लिश ही होती है, इसकी इंग्लिश ब्रेक डाउन। भंजक की इंग्लिश ये होती है ब्रेक डाउन। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे हम बाइक बहुत तेज चला रहे हैं तो बाइक चलते ही में इसकी ब्रेक फेल हो जाए तो इसके बाद क्या होगा, गाड़ी तो गिरना ही है। जब बहुत तेज हो गया, ब्रेक भी फेल हो गया, गाड़ी तो गिरेगा ही। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे मकान वकान बनता है तो जब छत पे बनता है, नीचे से कोई ईंट फेंकता है, इसके पास कोई ईंट फेंकता है। जैसे ये ईंट फेंक रहा है और ये लोक रहा है, जब तक ये ईंट को कैच कर रहा है तब तक इसकी कैपेसिटी बनी है। जब ये थक गया, ये बोल रहा है बस करो अब हम नहीं लोग पाएंगे, फिर भी ये फेंके जा रहा है, ईंटवा को फेंके जा रहा है। फिर भी ये जब तक लोग पाया लोका, और जब बहुत ज्यादा ही थक गया तो नहीं लोग पाया तो क्या करेगा, इसको लगेगा तो ये फूट जाएगा तो गिर जाएगा। अब देखो जब ये थक गया है उसके बाद जब गिर रहा है ना, तो वही हमारा भंजक हो रहा है। अब जैसे अपने विज्ञान की भाषा में देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, हम इस पे आवेश दिए जा रहे हैं, आवेश या करंट या फिर धारा दिए जा रहे हैं। अब इस वस्तु की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही ना आवेश लेगा। जब उससे ज्यादा लेगा तो क्या होगा, इस पे या तो शॉर्ट करेगा या तो ब्लास्ट कर जाएगा। इसकी अधिकतम क्षमता जितनी होगी उतना ये ग्रहण कर लेगा। उसके बाद अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आवेश को लेगा ही नहीं। जितना इसकी क्षमता थी उतना आवेश को ले लिया, अब उससे ज्यादा आवेश को तो ले नहीं सकता। अब उससे ज्यादा जब आवेश को लेगा, ये उससे ज्यादा भी जब आवेश को लेगा, तो जब इसकी जितनी क्षमता थी, जैसे इसकी जितनी क्षमता थी उतना ईटा कैच किया, उसके बाद नहीं कैच कर पाया। उसी तरह इसमें होगा, जितना आवेश इसको दिया जाएगा। इसको मान लो 20 कूलाम आवेश लेने की क्षमता इस वस्तु पे थी, तो हमने जबरदस्ती इसको क्या किया, 22 दे दिया। अब और ये नहीं ले पा रहा है, कितना लिया, 20 से 22 ले लिया, और नहीं लेगा। अब इसी 22 पे जाके रुक जाएगा। अब जब इसी 22 पे जाके 22 कूलाम पे जाके रुक गया, तो अब यहीं से इसका भंजक स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से भंजक इसका चालू हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन। अब इसमें हम पढ़ेंगे परावैद्युत सामर्थ्य। अब परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य जो अभी हम बताए ना। अब अगला क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य। देखो कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, जैसे कोई वस्तु है या फिर किसी चालक पर या अचालक पर, परावैद्युत है हमारा, परावैद्युत को ही वैद्युत रोधी भी बोलते हैं। तो इस तरह से किसी कुचालक पर हमारा जो विभवांतर है, जैसे मान लो ये हमारा कोई वस्तु है v, ये सेम है v, विभवांतर है। तब क्या करेंगे, इस पे विभवांतर पे जो हमारा आरोपित किया गया, इस पे जो विभवांतर है वो फिक्स हो गया। अब इससे ज्यादा अगर इस पे विभवांतर किया जाएगा या इस पे और आवेश दिया जाएगा तभी तो विभवांतर बनेगा। अब इस पे और आवेश हम दे नहीं सकते, तो आवेश जब इसको दे नहीं सकते तो इसका जो स्थिति होगी भंजक के अब इसकी जो स्थिति होगी भंजक के
पहले तक जितना विभवांतर होगा, जैसे मान लो हमने इस पे विभवांतर दिया, थोड़ा सा विभवांतर दिया, फिर थोड़ा सा बढ़ा के दिया, ठीक, थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब उसके ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा वो क्या हो जाता है, भंजक स्थिति। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा भंजक स्थिति आने के पहले ही जो हमारा विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य। इसकी क्षमता क्या थी, एक बार जो हम विभवांतर दिए उतना ले लिया, इसकी क्षमता थी थोड़ा सा और ये विभवांतर बढ़ा के ले लिया, हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको भी विभवांतर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, डीवी विभवांतर इस पे हमने बढ़ा दिया। अब इससे ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो ले नहीं रहा है, ले नहीं रहा तो क्या हो गया, वो हमारा भंजक स्थिति हो गया। भंजक स्थिति आने के पहले जो हमारा विभवांतर था, भंजक स्थिति आने के पहले जो हमारा ये विभवांतर था, यहां तक पूरा ये विभवांतर, तब तक ये क्या, इसकी सामर्थ्य क्या थी, परावैद्युतांक सामर्थ्य। इस वस्तु पर क्या हो गई, परावैद्युतांक सामर्थ्य, इसी को कहते हैं परावैद्युतांक सामर्थ्य। अब इसके बाद ये आता है कि भंजक विभवांतर क्या होता है, भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर। अब देखो इसके पहले हम ये जानेंगे कि चालक पर भी आवेश होता है, मान लो चालक पर भी आवेश होता है और कुचालक पर भी आवेश दिया जाता है, कुचालक पर भी आवेश होता है, कुचालक मतलब वैद्युतरोधी या परावैद्युत, चालक पर भी आवेश होता है और कुचालक पर भी आवेश होता है, चालक पर भी आवेश होता है और कुचालक पर भी आवेश होता है। अब दोनों में मुख्य अंतर क्या है, चालक के पृष्ठ पर कब आवेश आएंगे और कुचालक के पृष्ठ पर कब आवेश आएंगे। देखो चालक में तब आवेश आते हैं जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें कब आवेश आते हैं, देखो चालक और अचालक में चालक और अचालक में हमने क्या कहा, वाय विद्युत क्षेत्र में चालक तथा परावैद्युतांक या वैद्युतरोधी या कुचालक दोनों के बाह्यता पृष्ठ पर आवेश प्रेरित होते हैं, ये तो पता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों पे आवेश होते हैं तो दोनों में अंतर क्या है। अब क्या करेंगे, चालक, जो हमारा चालक होता है आवेशित, अब जो हमारा चालक है पृष्ठ, इसके पृष्ठ पर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी हमारा आवेश आएगा, इसके पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इस पे क्या होते हैं, हमारे आवेश आते हैं चालक पर। लेकिन ऐसा इसमें कुचालक में ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे हमारा कोई पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है, इससे इस पृष्ठ में जब बंद कोई आवेश होगा तभी इस पर बद्ध या बंद, इस पृष्ठ पर बद्ध या बंद जब कोई आवेश होगा तभी इस पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। उसी तरह से इसमें जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी चालक पर, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे हम पढ़े हैं, किसी नाभि के चारों तरफ जो कक्ष होते हैं उस पे किसी पे 2, फिर 4, फिर 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभि के पास वाला जो कक्षा होता है उस पे हमारा बल बहुत ज्यादा लगता है, फिर उससे दूर जो कक्ष है इसके सापेक्ष इस पे कम बल लगता है, उससे भी तो दूर जो है इस पे और कम लगेगा। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन हमारे उपस्थित होते हैं ना, इस केंद्र से इस यहाँ तक का बल बहुत कमजोर होता है, तो इसके थोड़ा बहुत हिलाएंगे ना तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके चारों तरफ ऐसे नाचेगा। तो इसी को, इस इलेक्ट्रॉन जो हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब इस पे एक आध मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे ना तब इस पे हमारा क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित होगा चालक पे। और उसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें जब हमारा किसी आवेश से बद्ध रहेगा तभी इस पे हमारा क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। अब कुचालक है, इस पे आवेश ही नहीं रहेगा तो कैसे प्रवाहित होगा। हमने अभी कुचालक का परिभाषा दिया था, उस पे आवेश तो होते नहीं है, तो आवेश दिया जाता है। जब आवेश देते हैं तभी उसमें क्या होता है, आवेश वैद्युत धारा की प्रवाहित होती है। हमने उसके बाद क्या पढ़ा, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य का क्या मतलब समझे, परावैद्युत सामर्थ्य, उसके पहले हमने बताया कि भंजक क्या होता है। ठीक, भंजक क्या होता है, जब किसी वस्तु पर हम आवेश देते हैं, किसी वस्तु पर जब आवेश देते जाते हैं तो आवेश की इसकी जितनी क्षमता थी उतना आवेश ले लिया, उसके बाद भी दे रहे हैं तो ये आवेश को नहीं लेगा, तो वहां से क्या होती है, हमारी भंजक स्थिति बन जाती है, भंजक स्थिति बन जाती है। उसी को क्या कहते हैं, जब आवेश इस पे जाना बंद हो गया उस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, भंजक स्थिति। ठीक, इसी को हम कहते हैं भंजक। अब इसके बाद आता है हमारा परावैद्युतांक सामर्थ्य। अब परावैद्युत सामर्थ्य
अब किसी अचालक वस्तु पर, मान लो हमारा ये चालक था, इस पे हमने आवेश दे रहा था, तो इस अचालक वस्तु पर जो हमें विभवांतर दिए, थोड़ा सा v विभवांतर दिए, ठीक, इसके बाद फिर dv विभवांतर दिए। अब इसके बाद विभवांतर दे रहे तो हमारी भंजक की स्थिति बन जाए, भंजक की स्थिति बन जा रही मतलब इससे ज्यादा विभवांतर नहीं लेगा, ये हो गया, जितना विभवांतर इस पे बनना था बन गया, अब इससे ज्यादा इस पे नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा भंजक स्थिति। तो भंजक स्थिति बनने के पहले जो हम विभवांतर दिए थे, भंजक स्थिति बनने के पहले जो विभवांतर दिए थे, यही इसकी हमारी क्या हो गई, परावैद्युत सामर्थ्य, मतलब परावैद्युत सामर्थ्य मतलब इस अचालक की सामर्थ्य जो थी इस पे विभवांतर आ गया है, अब इससे ज्यादा नहीं ले सकता, वो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा लेने पर भंजक स्थिति बन जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब आता है भंजक विभवांतर, भंजक विभवांतर। देखो हमने इसके पहले जो बताया सामर्थ्य, उसी तरह से इसी में ही हमारा भंजक विभवांतर भी है। कैसे? अब देखते हैं, जैसे हमने कहा कि ये हमारा अचालक है, अब यहाँ पे अचालक ना लेके हम लेंगे संधारित्र। अब संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा वस्तु है या ऐसा युक्ति है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसपे अभी हमने क्या कहा, ये हमारा अचालक था, तो उसी तरह से ये एक हमारा संधारित्र युक्ति है जिसपे हम आवेश देते रहें। तो भंजक स्थिति बनने के पहले जितना आवेश दे देते हैं, जो इसकी क्षमता होती है लेने की, वही हमारी संधारित्र कहलाती है। तो इस तरह से भंजक स्थिति में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं दो हमारे पास संधारित्र प्लेट है, ये हमारा संधारित्र है, ये भी, तो इस प्लेट पे हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा आवेश देता रहा, जब अधिकतम आवेश ये ले चुका, भंजक स्थिति इस पे बन गई, तो हमने क्या किया, इस प्लेट को छोड़ दिया, इस पे भी वही काम किया। तो दोनों प्लेटों के बीच हमने क्या किया, एक अचालक ले लिया। अब इस अचालक पर जो हमारा विभवांतर होगा, जो हमारा विभव होगा, ये विभवांतर जो इस पे हम देते हैं, इस अचालक पर अगर वही विभवांतर दें, इस दोनों प्लेटों के बीच रख के वही विभवांतर एक बार ज्यादा देंगे, फिर उससे थोड़ा सा बहुत ज्यादा देंगे, उसके बाद इसकी लेने की क्षमता बंद हो जाएगी, मतलब इसकी भंजक स्थिति बनने लगेगी। भंजक स्थिति बनने तक जो हमारा विभवांतर होता है वही हमारा भंजक विभवांतर कहलाता है, वही हमारा भंजक विभवांतर कहलाता है। समझे कुछ? हमने क्या किया, जो दो संधारित्र प्लेटों के बीच एक अचालक रख दिया या परावैद्युत रख दिया, तो इस पे जो हमारा विभवांतर होगा, भंजक स्थिति बनने के पहले जो विभवांतर होगा, उसी को क्या कहेंगे हम, भंजक विभवांतर, उसी को हम कहेंगे भंजक विभवांतर। इसी को कहते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके आगे पढ़ेंगे वैद्युत धारिता की अभिधारणा। अब इसी पे हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब देखते हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होता है, ठीक है? वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता क्या होता है? अब क्या करेंगे हम, तो वैद्युत धारिता का अर्थ यही होता है कि धारण करना। हमने क्या किया, किसी वस्तु पर आवेश ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता ही क्या कहलाती है, हमारी वैद्युत धारिता। इस पे हमने क्या किया, अधिकतम आवेश दिया, जितना इसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता थी उसको मैंने उतना आवेश दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ,
अब इससे ज्यादा इस पे आवेश जाएगा नहीं, इससे ज्यादा इस पे आवेश जाएगा नहीं। अब देखो, अब इस चालक या परावैद्युतांक पर, या चालक हो चाहे कुचालक हो, इस पे हमने जितना आवेश देना था उतना आवेश दे दिया, इससे ज्यादा आवेश तो जाएगा नहीं। इसी को क्या कहेंगे हम? धारिता, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता क्या होती है? जो किसी वस्तु पर जो विभव होती है, किसी वस्तु पर जो विभव होता है, इस पे मान लो कोई विभव भी है, तो इस पे जो विभव होगी वो हमारे आवेश, आवेश मान लो Q है, तो आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कहते हैं? तो 1/c एक कांस्टेंट लेते हैं इंटू Q। 1/c कांस्टेंट, जो हमारा C यहाँ पे धारिता होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं? तो C इक्वल टू, C इधर कर लेंगे तो Q/V, ये हमारा धारिता हो जाएगा। धारिता इक्वल टू आवेश अपान विभव। तो क्या कहेंगे इसको? इसका फिर से अगर इस फार्मूले से परिभाषा बनाया जाए तो क्या हो जाएगा? किसी चालक की वैद्युत धारिता को दिए गए आवेश तथा उसके कारण उस पर विभव का अनुपात वैद्युत धारिता कहलाता है। किसी चालक पर दिए गए आवेश और इस आवेश के कारण, इस पे जब आवेश देंगे, इस वस्तु पर जब आवेश देंगे तभी तो इस पे विभव होगा। तो इस आवेश के, जब किसी वस्तु पर दिया गया आवेश और इस आवेश के कारण इस पे विभव और इसका अनुपात जो होगा वो हमारा धारिता कहलाएगा। तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड बोलते हैं, फैरेड। तो क्या मिला हमको वैद्युत धारिता में? किसी वस्तु पर जो आवेश धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता पर जो हम आवेश Q दे रहे हैं और उस आवेश के कारण जो इस पे विभव हो रहा है, तो इस पे विभव क्या होगा? हमारा जो विभव होगा वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आवेश के जब अनुक्रमानुपाती, इस चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लेंगे 1/c, तो V इक्वल टू Q/c बन गया। तो Q/c की जगह पे हमने इस C को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो C इक्वल टू Q/V बन गया, C इक्वल टू Q/V बन गया। तो अब ये हमारा धारिता का फार्मूला बन गया, C इक्वल टू Q/V। तो हम इसको क्या कहेंगे? किसी वस्तु पर दिया गया आवेश और उस आवेश के कारण विभव का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है? धारिता। किसी वस्तु पर दिया गया आवेश, किसी वस्तु पर दिया गया आवेश और इस आवेश के कारण उस पर विभव का अनुपात जो होगा हमारा धारिता कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया वैद्युत धारिता। अब हम पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। विलगित गोलीय चालक के वैद्युत धारिता। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। आगे पढ़ेंगे गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। मान लो हमारे पास एक गोलीय चालक है और इस पर आवेश मान लेते हैं सब पे +Q है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R है। ठीक है, इस पे आवेश हमने क्या लिया है? Q, और इसकी त्रिज्या क्या ली है? R। इसकी त्रिज्या R ली है। तो हमको पता है विभव V बराबर क्या होता है? किसी गोले के त्रिज्या R है और उस पे आवेश जो उपस्थित है Q है, तो उस पे विभव क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। ये हमारा क्या हो जाएगा? उस पर विभव। तो इस विभव के कारण जो हमारा धारिता होगा क्या हो जाएगा? धारिता, धारिता C क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q/V होता है, तो V की वैल्यू हमको पता चल गया, तो Q/V
1/4πε0 k इंटू Q/R। अब देखो Q Q से कट जाएगा और ये सब उठ के ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 4πε0 k R। ठीक है, ये हमारा धारिता हो गया। अब मानते हैं कि जो हमारा ये ये गोला जो रखा गया है, चालक रखा गया है हमारा, वायु में रखा गया है। जब वायु में रखा जाएगा तो k इक्वल टू क्या मिलता है हमको, 1 मिलता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 4πε0 k की वैल्यू 1 हो गया इंटू R। ये किसी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी, 4πε0 R, 4πε0 R। अब हमको 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 1/4πε0 की वैल्यू इतना होता है, तो 4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 की पावर 9। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, R 4πε0 की जगह क्या लिख देंगे, 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ये हो गया वैद्युत धारिता R/9 इंटू 10 की पावर 9। तो क्या मिला यहाँ पे, गोली चालक की वैद्युत धारिता। मान लो हमारा ये चालक है, इस पे आवेश, समान आवेश प्लस Q सब पे उपस्थित है, जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R है। तो क्या करेंगे, इस पे हम विभव पहले निकालेंगे, इसके से इस पृष्ठ पर विभव। तो V इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R। तो इसकी धारिता, विभव के कारण धारिता हमको पता है, तो C इक्वल टू Q/V। तो Q/V, तो Q हमको पता है अपान V की वैल्यू यही उठा के रख देंगे, तो Q से कट जाएगा, जो अपान में है ऊपर चल जाएगा। तो 4πε0 के इंटू R। तो हम मान लेते हैं ये जो हम रखे हैं ना चालक, ये हमारा वायु में है, तो वायु में जब रखते हैं तो k इक्वल टू परावैद्युतांक उसका 1 होता है, तो हम k इक्वल टू 1 रख दिए। तो 4πε0 की वैल्यू पता है, 4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 की पावर 9, 1/9 इंटू 10 की पावर 9, वही हम उठा के रख देंगे। तो C इक्वल टू R/9 इंटू 10 की पावर 9 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा गोली चालक की वैद्युत धारिता।